हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम कुछ चीज़ें सेल डिवीज़न के बारे में जानते हैं कि सेल डिवीज़न होता क्या है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या स्टेजेस में होता है। चलिए जानते हैं दोस्तों। सेल डिवीज़न और सेल साइकिल, सेल डिवीज़न और सेल साइकिल दो टर्म है। तो सेल साइकिल क्या हुआ, सेल डिवीज़न क्या हुआ। सेल के डिवीज़न की पूरी प्रक्रिया को हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल डिवीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एकदम सच बात, क्योंकि कोशिका विभाजित नहीं होगी तो हमारे अंदर डेड सेल से न्यू सेल्स कैसे बनेगी, न्यू सेल्स नहीं बनेगी तो हम सरवाइव कैसे कर पाएंगे। इसलिए हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए सेल डिवीज़न बहुत ज़रूरी है। सेल डिवीज़न नहीं होगी तो बर्थ नहीं होगा, बर्थ नहीं होगा तो ये दुनिया आगे कैसे चलेगी। ड्यूरिंग द डिवीज़न of a cell, DNA replication and cell growth also take place। एक कोशिका विभाजन के दौरान क्या क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, यानी सेल साइज में बढ़ती है, आकार में बढ़ती है। ऑल दीज प्रोसेस लाइक सेल डिवीज़न, डीएनए रेप्लिकेशन and cell growth hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genomes। ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए रेप्लिकेशन और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ इस प्रकार से समायोजित होती हैं कि कोशिका विभाजन सही तरीके से हो जाए। वह डॉटर सेल में इनकी पेरेंट सेल का ही जीनोम होता है, यानी जो पेरेंट सेल में आनुवंशिक पदार्थ होता है वही उसकी डॉटर सेल में होता है। ओवरऑल जानते हैं हम the sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesize other constituent of the cell and eventually divided into two daughter cells is called cell cycle। The sequence of events by which a cell duplicates its genome, इसका मतलब ये है कि इस तरह के घटनाओं के क्रम से सेल क्या करती है, अपने जीनोम को जिन घटनाओं के क्रम से सेल अपने जीनोम का डुप्लीकेशन करती है, अदर कॉन्स्टिट्यूट का सिंथेसाइज करती है और उसके बाद इवेंचुअली यानी उसके बाद डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल में। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सेल साइकिल की क्या क्या प्रवस्थाएं हैं, कौन कौन सी स्टेजेस है, कौन कौन से फेजेस है। फेजेस ऑफ सेल, कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। एक मानव कोशिका डिवाइड होने में 24 घंटे का समय लेती है। सुना आपने दोस्तों, एक ह्यूमन सेल को कितना टाइम लगता है डिवाइड होने में, 24 आवर्स। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type। यानी कि यह जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल की वो अलग अलग हो सकती है, एक जीव से दूसरे जीव में और एक सेल से दूसरे सेल में। फॉर एग्जाम्पल, ईच सेल पूरी सेल साइकिल 90 मिनट्स में कंप्लीट कर लेती है। अब देखिए आप, ये जो ईच सेल है इसे कितना टाइम लग रहा है, 90 मिनट्स, और हम लोगों को 24 आवर्स लग रहे हैं। तो देखिए कितना डिफरेंस है। ये 24 आवर्स में कितनी ग्रोथ कर लेते होंगे। सेल साइकिल की दो मूल प्रावस्थाएं होती है। द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक फेजेस। 2 लिख लीजिएगा यहाँ पर। पहला कौन सा, इंटरफेज, अंतरावस्था,
दूसरा क्या है, एम फेज, माइटोसिस फेज या फिर सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना डायग्राम भी बना हुआ है। ये पूरा एक सेल साइकिल है। इसमें G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है। इस पूरी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज। और G2 फेज के बाद क्या आता है, M फेज, जिसमें कि एक्चुअल में सेल डिवाइड होती है। इंटरफेज पूरी सेल साइकिल का 95% टाइम लेता है और जो सेल डिवीज़न है वो सिर्फ 5% टाइम लेती है। एम फेज वास्तव में वह स्टेज प्रदर्शित करता है जिसमें सेल वास्तव में डिवाइड होती है। नाउ वी कैन से द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज when the actual cell division or mitosis occurs and interphase represent the phase between two successive M phase। इसका मतलब ये है कि जो M phase है वो क्या कर रहा है, एक्चुअल में वो सेल डिवीज़न को रिप्रेजेंट कर रहा है। और किसके थ्रू कर रहा है, माइटोसिस के थ्रू कर रहा है। इंटरफेस क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या है इंटरफेस, इंटरफेस जो है टू सक्सेसिव माइटोसिस फेज के बीच की अवस्था है। यानी आप क्रम जानिए, पहले इंटरफेज, फिर माइटोसिस फेज, उसके बाद फिर इंटरफेज, उसके बाद फिर माइटोसिस फेज। यानी अगर हम इंटरफेज को देखें तो इधर भी पहले भी माइटोसिस फेज और बाद में भी माइटोसिस फेज, यानी दो सक्सेसिव माइटोसिस फेज के बीच की अवस्था को इंटरफेज कहते हैं। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मनुष्य की कोशिका के औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में सेल डिवीज़न लगभग 1 घंटे में ही पूर्ण होता है, जिसमें सेल डिवीज़न के कुल समय का 95% से भी अधिक इंटरफेज में व्यतीत होता है। अब आगे देखिए, एम फेज का आरंभ किस चीज़ से होता है, एम फेज का आरंभ न्यूक्लियस के विभाजन से यानी डिवीज़न से होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, जिसमें डॉटर क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं। और यह समाप्त किस पे होता है, साइटोप्लाज्म के डिवीज़न पर समाप्त होता है एम फेज, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम आगे क्या है। इंटरफेस को हम रेस्ट पीरियड भी बोलते हैं। अब आप सोचिए, इंटरफेस को हम रेस्ट पीरियड क्यों बोलेंगे, क्या ऐसा क्या है, क्योंकि यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं होती है, इसलिए हम इसे विश्राम अवस्था बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेल एक्टिव नहीं है, रेस्ट पीरियड में तो है। रेस्ट पीरियड इसलिए बोले क्योंकि उस टाइम सेल डिवाइड नहीं हो रही है, लेकिन सेल क्या कर रही है, सेल तैयारियां कर रही है, सेल अपने आकार बढ़ा रही है, सेल अपने सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर बढ़ा रही है, डीएनए का डुप्लीकेशन कर रही है। चलिए आइए जानते हैं इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस यह वह स्टेज है जहां सेल डिवीज़न के लिए तैयार होती है तथा इस दौरान क्रमबद्ध तरीके से सेल ग्रोथ व डीएनए रेप्लिकेशन दोनों होते हैं। यह वह स्टेज है जहां सेल डिवीज़न के लिए तैयार होती है। अभी मैंने क्या बताया आपको, इंटरफेज में क्या करती है, सेल तैयारियां करती है, डिवीज़न के लिए रेडी होती है, और इस दौरान वह क्रमबद्ध तरीके से सेल ग्रोथ व डीएनए रेप्लिकेशन दोनों करती है। इंटरफेस को 3 स्टेज में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है, पश्चसूत्री अंतरकाल प्रावस्था, G1 फेज, ग्रोथ फेज। इसे हम क्या बोल सकते हैं, G1 फेज, ग्रोथ फेज, गैप 1 फेज और पोस्ट माइटोसिस फेज, प्री सिंथेसिस फेज। इसके हम बहुत सारे, मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन आप ऐसे ही सुन के नाम लिख लीजिएगा। दूसरा क्या है, संश्लेषण अवस्था, सिंथेसिस फेज। ये किसके बाद आता है, ये आता है G1 फेज के बाद, और किसके पहले आता है, G2 फेज से पहले आता है। यानी G1 और G2 के बीच की प्रावस्था को सिंथेसिस फेज कहते हैं। पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल प्रावस्था, G2 फेज या फिर गैप फेज, G2 फेज या फिर गैप फेज। इसे हम क्या क्या बोल सकते हैं, प्री माइटोसिस फेज, पोस्ट सिंथेसिस फेज, क्योंकि यह सिंथेसिस फेज के बाद आ रहा है और माइटोसिस फेज से पहले आ रहा है। चलिए हम जानते हैं G1 फेज, ग्रोथ फेज, गैप 1 फेज में क्या क्या हो रहा है। G1 फेज
यह एम फेज और सिंथेसिस फेज, एम फेज यानी मेटाफेज, मेटाफेज नहीं माइटोसिस फेज, सॉरी, एम फेज यानी माइटोसिस फेज और सिंथेसिस फेज के बीच की स्टेज को प्रदर्शित करता है। जीवन स्टेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और लगातार ग्रोथ, जीवन स्टेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और लगातार ग्रोथ करती है। इसे स्टेज में सेल अपने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज करती है। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट करते हैं, किसे छोड़ के, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेड्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स को छोड़कर। जीवन स्टेज में डीएनए का रेप्लिकेशन भी नहीं होता। तो मेन क्या क्या चीज़ें हो रही है, आइए हम पढ़ते हैं। इवेंट्स ऑन जीवन फेज, फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, यानी कि क्या क्या हो रहा है सेल साइटोप्लाज्म में, अमीनो एसिड्स बन रहे हैं, प्रोटीन्स बन रहे हैं, एटीपी बन रहे हैं, ताकि जब सेल डिवाइड होगी तो उसे एनर्जी चाहिए, उसे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उन चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ेगी। इंक्रीज साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का साइज बढ़ता है। डुप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेली, यानी इस स्टेज में क्या होता है, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन हो जाता है, यानी वो बन जाते हैं, डबल हो जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी जो डीएनए के रेप्लिकेशन में मदद करेगा उसका उस एंजाइम यानी न्यूक्लियोटाइड का भी फॉर्मेशन जीवन फेज में ही हो जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं सिंथेसिस फेज। इस फेज में क्या क्या होता है, इस स्टेज में सेल के अंदर का डीएनए का निर्माण होता है और उसका डुप्लीकेशन होता है। इस स्टेज में जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तभी सेंट्रियोल का साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है। समझ रहे हैं आप, इस स्टेज में क्या होता है, डीएनए डुप्लीकेट करने लगता है, और जैसे ही डीएनए डुप्लीकेट करेगा वैसे ही जो साइटोप्लाज्म के अंदर सेंट्रियोल है उसका रेप्लिकेशन भी साथ ही साथ शुरू हो जाता है। आप ये तो जानते हैं दोस्तों कि जो सेंट्रियोल है यह सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है और ये सेल डिवीज़न में मेन भूमिका निभाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इवेंट्स इन सिंथेसिस फेज। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जैसा कि ऊपर पढ़ा है हमने, रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होगा ये न्यूक्लियस में नहीं है, सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में होते हैं। एनिमल सेल में एस फेज के दौरान सेल ग्रोथ के साथ माइटोसिस फेज में सेल डिवीजन हेतु G2 फेज के दौरान प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी और क्या हो रहा है, एम फेज के लिए अब सेल एस फेज के बाद G2 फेज में जाएगी, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है जो कि एम फेज में आगे काम आएगा। एस फेज में डीएनए मटेरियल डबल हो जाता है जबकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतने ही रहते हैं, बस क्रोमेटिन थ्रेड डबल हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे लेकिन जो क्रोमेटिन थ्रेड हैं उनकी वो क्या हो जाएंगे, 1 से 2 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। मैच्योर एनिमल सेल में कुछ सेल विभाजित नहीं होती जैसे कि हार्ट सेल, और दूसरी कोशिकाएं वो कोशिकाएं ही विभाजित होती है, लेकिन तब जब वह सेल क्षतिग्रस्त हो या डेड सेल को चेंज करने की आवश्यकता होती है, तभी वो सेल, मतलब एक तरीके से ये कह लीजिए कि जब सेल को नीड होती है, जब सेल को ज़रूरत पड़ती है, तभी जब शरीर को ज़रूरत पड़ती है तभी वो सेल डिवाइड होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। ये सेल जो आगे डिवीज़न में भाग नहीं लेती, ये G0 फेज में चली जाती है। दोस्तों, एक हमारा इंटरफेज और माइटोसिस फेज यानी सेल साइकिल का एक फेज G0 फेज भी होता है। G0 फेज को इनएक्टिव स्टेज भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहती है लेकिन सेल डिवीज़न में पार्ट नहीं लेती है। इन सेल का जो ये G0 में चले जाते हैं, इनका डिवीज़न सेल की अपनी नीड के अनुसार होता है।
एनिमल सेल में माइटोसिस डिवीज़न केवल डिप्लॉइड सेल में ही दिखाई देता है, लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शन है जहाँ हैप्लॉइड सेल माइटोसिस डिवीज़न द्वारा डिवाइड होती है। वो कौन सा एक्सेप्शन है, आइए देखते हैं। मेल हनीबीज, ड्रोन्स, जबकि प्लांट सेल में डिवीज़न माइटोसिस से हैप्लॉइड व डिप्लॉइड बोथ सेल में ही देखने को मिलता है। एनिमल सेल में सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होगा, लेकिन एक दो एक्सेप्शंस है, जैसे कि हनीबी, मेल हनीबी जिन्हें हम ड्रोन्स बोलते हैं, उनमें हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस के थ्रू ही सेल डिवीज़न होता है। आइए अब पढ़ते हैं मेटाफेज। यह कोशिका चक्र की मोस्ट ड्रैगमेटिक स्टेज है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का वृहद पुनर्गठन होता है। पेरेंट सेल व डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर होते हैं, इसलिए इस अवस्था को सम विभाजन की अवस्था भी कहते हैं, सम विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे विभाजन जो होता है वो उतना ही होता है, उतने ही उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ होता है, जितना कि पेरेंट सेल में होता है। यानी पेरेंट सेल से क्लोन सेल बनती है। इस अवस्था में न्यूक्लियस के विभाजन के लिए 4 अवस्था में विभाजित किया गया है। पहली क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्य अवस्था। प्रोफेज इंटरफेज की एस यानी सिंथेसिस फेज व G2 स्टेज के बाद प्रोफेज काइनेसिस का पहला पड़ाव है। एस व G2 फेज में DNA के नए क्रोमेटिन तो बन जाते हैं, लेकिन आपस में गुथे हुए होने के कारण स्पष्ट नहीं दिखाई देते। क्रोमोसोम मटेरियल का कंडेंस का आरंभ भी हो जाता है। मतलब जो सिंथेसिस और G2 फेज में DNA के नए क्रोमेटिन बनते हैं, लेकिन वो आपस में इस तरह से गुथे हुए इस तरह से गुथ जाते हैं कि वो स्पष्ट नहीं दिखाई देते। क्रोमोसोम मटेरियल का जो ये सब हो रहा है प्रोफेज स्टेज में, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो वहाँ से आए हुए हैं एस व G2 फेज से, वो स्पष्ट नहीं होते। क्रोमोसोम मटेरियल का कंडेंस का प्रारंभ ही प्रोफेज की पहचान होती है, यानी कि जब गुणसूत्र कंडेंस होने लगते हैं, यानी कि जो वो एक गुथी हुई रहती है उससे सेपरेट होने लगते हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाने लगते हैं, यानी स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, उसे ही हम प्रोफेज बोलते हैं। क्रोमोसोमल कंडेंसेशन की प्रोसेस के दौरान क्रोमोसोमल मटेरियल क्लियर दिखाई देने लगता है। सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल जिनका इंटरफेस के एस फेज में डुप्लीकेशन हुआ, आपको मैंने अभी बताया था कि जो सेंट्रोसोम व सेंट्रियोल है, इनका इंटरफेस के एस फेज में, यानी जब DNA का डुप्लीकेशन होता है उसी टाइम सेंट्रियोल का भी डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। बस फ़र्क इतना है कि वो न्यूक्लियस में होता है, और जो ये सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल है, इनका डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। अब यानी जो प्रोफेज में सेल के अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगते हैं, यानी जो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल है प्रोफेज में क्या करते हैं, सेल के अपोजिट पोल की ओर मूव करने लगते हैं। इवेंट्स इन प्रोफेज, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होकर सॉलिड क्रोमोसोम बन जाता है। पहला पॉइंट पे ध्यान दीजिए, क्या होता है प्रोफेज की पहली स्टेज में, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस होकर सॉलिड क्रोमोसोम बन जाते हैं। मतलब कि जो वो पहले क्लियर नहीं दिखाई दे रहे थे, अब वो क्लियर दिखाई देने लगते हैं। क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड्स से मिलकर बने होते हैं, जो आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। यानी दो क्रोमेटिड्स मिलकर एक क्रोमोसोम बनाते हैं, और ये जुड़े किससे रहते हैं, ये जुड़े सेंट्रोमियर से रहते हैं। सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल, ये तो अभी पढ़ाई था। सेंट्रोसोम जो होते हैं वो मूव करने लगते हैं सेल के अपोजिट पोल की ओर। प्रत्येक सेंट्रोसोम माइक्रोट्यूब्यूल्स को रेडिएट करता है, जिसे एस्टर कहते हैं। जो सेंट्रोसोम है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को रेडिएट करते हैं, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स का निर्माण करने लगता है, जिसे हम एस्टर कहते हैं। टू पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड एस्टर। ये एस्टर स्पिंडल फाइबर से जुड़कर माइटोटिक एपरेटस भी बनाते हैं, यानी कि एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर प्लस सेंट्रियोल,
प्रोफेज के लेट प्रोफेज में माइक्रोस्कोप से देखने पर गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, न्यूक्लियोलस व न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देते, अर्थात लेट प्रोफेज तक ये सभी साइटोप्लाज्म से डिसअपियर हो जाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट मेटाफेज। प्रोफेज आपको अच्छे से समझ आया या मैं एक बार और बता देती हूँ कि प्रोफेज में क्या क्या हुआ है। प्रोफेज में सबसे पहले जो एक क्रोमोसोमल मटेरियल था वो कंडेंस होने लगता है। कंडेंस का मतलब ये है कि वो एक मिक्सचर में पड़ा हुआ था, गुथे हुए थे, वो थोड़े थोड़े सेपरेट होने लगते हैं, मतलब कि गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं, अपनी आइडेंटिटी बनाने लगते हैं। और जो क्रोमोसोम है 2 क्रोमेटिड धागे से मिलकर बने होते हैं। ये 2 क्रोमेटिड धागे किससे जुड़े होते हैं? ये जुड़े होते हैं सेंट्रोमियर से। और इसमें और क्या इवेंट्स होते हैं? जो सेंट्रियोल होते हैं वो मूव टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल, उस सेल के अपोजिट पोल को मूवमेंट करने लगते हैं। और जो इनमें सेंट्रोजोम होते हैं उनसे माइक्रोट्यूब्यूल को रेडिएट करता है, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स बनने लगते हैं। 2 माइक्रोट्यूब्यूल के पेयर को हम एस्टर बोलते हैं। ये एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर प्लस सेंट्रियोल मिलकर माइटोटिक एपरेटस बनाते हैं, जिनसे बाद में क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं। प्रोफेज के लेट प्रोफेज में माइक्रोस्कोप से देखने पर गोल्गी, मतलब कि अभी अगर हम प्रोफेज में अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब लगभग जितने भी सेल ऑर्गेनेल ये सब डिसअपियर हो जाते हैं। और लेट प्रोफेज तक ये सभी साइटोप्लाज्म से डिसअपियर होने लगते हैं, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी थोड़ी थोड़ी टूटने लगती है। थैंक यू दोस्तों, मुझे देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करिए। और वीडियो पसंद आई हो, मेरा पढ़ाना पसंद आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट भी करिए। थैंक यू।